हाउ आर यू ऑल। हमको तो लगता है कि आप लोग अच्छे से हैं और अच्छे से रहिए और जहाँ भी रहिए धूमधाम से रहिए, है ना। तो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग सिविल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर की गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं और ये जो गाड़ी है फ़िलहाल इंट्रोडक्शन प्रोडक्ट हुई थी और हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से मैं हूँ SK ठाकुर और अभी आप देख रहे हैं क्या, इस पर तो लिखा ही होगा polytechhub.com। और ज़्यादा इंट्रोडक्शन देने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि ये सब चीज़ बहुत बार हो चुका है ना। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग चर्चा करेंगे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के बारे में कि एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग होता क्या है। आपको, है ना, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग सीखना है तो इस बात का आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि इस साइट पर होता क्या क्या है ना। अगर इस बात का नॉलेज रहेगा ना तो बहुत मज़े से एस्टिमेशन कॉस्टिंग आप सीखिएगा। मतलब ये कि एस्टिमेशन कॉस्टिंग ही एक काम है जो कि मेनली सिविल इंजीनियर को, इंजीनियर जो कि जेई होते हैं उसको करना पड़ता है। आप इससे पहले जितना भी सॉइल से संबंधित कुछ चीज़ सीखे होंगे या फिर डिज़ाइन से संबंधित कोई चीज़ सीखे होंगे, ये सब चीज़ का सिर्फ आपके पास नॉलेज रहेगा, उसका कुछ यूज नहीं होने वाला है जब तक आप जेई हो। उस सब चीज़ का यूज तब होता है जब आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर जाते हो, एग्जीक्यूटिव पद पर चले जाते हो, है ना। जब आप जेई होंगे तो आपका पद का नाम रहेगा नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट, है ना। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में दो ही टाइप के पोस्ट होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट होते हैं, एक दूसरे होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट। तो एग्जीक्यूटिव पोस्ट वाले जो फैसला लिया करते हैं और नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट वाले जो फैसला एग्जीक्यूटिव के द्वारा लिया गया है उस पर काम करवाते हैं। तो नॉन एग्जीक्यूटिव फोर्स के बारे में देखा जाए, ये नॉन एग्जीक्यूटिव जो पोस्ट वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि जितने भी काम उनको प्रपोज्ड किया जाता है उस पर काम करवाते हैं। तो उस पर काम करवाएगा तो कुछ ना कुछ खर्च आएगा, हाँ। जैसे कि मान लो आपको कोई बिल्डिंग बनाने के लिए दे दिया तो क्या होगा, आप काम करवाओगे तो कुछ ना कुछ खर्च आएगा और उस खर्च को आपको क्या करना है, मेजरमेंट बुक में लिख देना है ना। बहुत सारा सुनते होइएगा, अभी नल जल योजना खूब एकदम तूफान पर है, तो उसके लिए कहा था कि जेई MBA नहीं बना रहा है, MB बना रहा है, नहीं बना रहा है, MB। तो MB में मेजरमेंट बुक का शॉर्ट नाम होता है। तो जेई का मेन काम होता है MB बनाना, मतलब मेजरमेंट बुक को बनाना और क्या करना, उसको फॉलो करना, जो काम एग्जीक्यूटिव पोस्ट यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के द्वारा कराया जा रहा है उस काम को करवाना, ठीक है। तो इस काम को करवाने के लिए एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग जो होता है वो जेई ही करते हैं, इसीलिए पैसे की पूरी कंट्रोल जेई के पास होती है ना। और वो जेई बहुत अच्छे से काम करवा सकता है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की नींव को बहुत बड़ा कर सकता है अगर वो जेई अच्छे से काम कर रहा है। तो व्हाटएवर क्या हो रहा है आज की दुनिया में आप लोगों की नज़र से परे नहीं है कि कौन सा आदमी कैसे काम कर रहा है। फिलहाल चलते हैं, है ना। ये सब चीज़ ज़्यादा मैटर पर डिस्कस करने वाली चीज़ है नहीं, क्योंकि हम लोग और आप लोग जो है स्टूडेंट है और पढ़ने से मतलब रखिए, नेतगिरी और नेतागिरी से, है ना। पॉलिटिक्स में नहीं जाना है। बात ये करना है यूनिट 1 की। तो यूनिट 1 कहता है ओवरव्यू ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, है ना। सब कुछ सही है, ओवरव्यू ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। तो ओवरव्यू ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग कहता है कि एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में होता क्या क्या है ना। तो आप दिमाग लगा सकते हैं कि एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग वो ब्रांच होगा सिविल इंजीनियरिंग का जो किसी भी स्ट्रक्चर के स्पेसिफिकेशन के आधार पर उसका खर्च बताएगा, उसका एक टेंटेटिव खर्च बताएगा, एक प्रपोज्ड खर्च बताएगा, है ना। उसको बोलेंगे क्या, ओवरव्यू में हम लोग पढ़ेंगे। और उसी प्रकार के जो खर्च बताएगा उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग बोलते हैं। मतलब कि एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग वो चीज़ होगा जो कि किसी भी स्ट्रक्चर का साइज के आधार पर डिटेल मेजरमेंट लेकर उसका खर्च बताएगा, उसको बोलेंगे एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। अब बात आती है नेक्स्ट, डिटेल्ड एस्टिमेट। तो अब ये जब एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का जब आप ओवरव्यू पढ़ रहे होंगे तो उसमें बहुत सारा चीज़ आपको टाइप्स मिलेगा, डिफरेंट टाइप्स का एस्टिमेट क्या होता है उसको वो मिलेगा। उसमें भी एक प्रकार कहा जाता है डिटेल्ड एस्टिमेट। डिटेल एस्टिमेट वो होता है जो कि बहुत लंबा चौड़ा होता है और डिटेल एस्टिमेट में किसी बिल्डिंग का कोई भी पार्टिकल जो होगा वो छूटता नहीं है ना। तो हम लोग दो प्रकार के एस्टिमेट तैयार करते हैं मेनली, डिटेल्ड एस्टिमेट और अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट।
तो अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट जो होता है वो लगभग क्वांटिटी बताता है, लगभग पैसे की जानकारी देता है। लेकिन डिटेल्ड एस्टिमेट जो होगा स्टूडेंट्स, वो क्या करेगा, एग्जैक्ट खर्च बता सकता है, एग्जैक्ट या फिर थोड़ा सा नियरेस्ट वैल्यू बता सकता है। क्योंकि बिल्डिंग का खर्च अगर मान चलिए आप बिल्डिंग बना रहे हो, समझ लो कि ये मान चलो आप कोई बिल्डिंग, इस प्रकार की बिल्डिंग आप बना रहे हो। इस प्रकार की बिल्डिंग बनाने के दौरान है ना, हो सकता है कि जब आप शुरू में इसका जब एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग करो तो कुछ कम पैसे आएंगे। जब इसका एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग करते करते अब देखिए कि मार्केट रेट जो है, मार्केट का जो रेट है मटेरियल का, जैसे कि गिट्टी का, बालू का, हिंदी में अगर कहे तो, अगर टेक्निकल में कहेंगे तो फाइन एग्रीगेट का, कोर्स एग्रीगेट का, जिसको क्या होगा, रेट बढ़ जाता है, घट जाता है, सीमेंट का रेट बढ़ जाता है, घट जाता है। तो इसके कारण है ना एस्टिमेट में फ्लक्चुएशन देखने को मिलता रहता है ना। तो उस केस को हम लोग कंसीडर करते हैं। इसीलिए क्या होता है कि डिटेल्ड एस्टिमेट भी कभी कभी एग्जैक्ट खर्च नहीं दे पाता है। इसके अलावा अगर मान चलिए आप साइट पर काम करवा रहे होंगे और काम करवाने के दौरान किसी प्रकार का कोई भी अनहोनी हो जाता है या फिर किसी भी वर्कर के साथ, तो उस केस में क्या होता है कि डिटेल्ड एस्टिमेट बनाने के दौरान कुछ न कुछ पैसे की कमी में, पैसे की जो सिस्टम होती है उसमें कुछ न कुछ एफिशिएंसी और डिफिशियंसी देखने को मिल जाता है ना। इसीलिए डिटेल्ड एस्टिमेट भी एग्जैक्ट कॉस्ट ना देकर है ना मच एक्यूरेट कॉस्ट देता है। मच एक्यूरेट करने का मतलब है कि पूरा एक्यूरेट नहीं होगा लेकिन अप्रॉक्सीमेटली पूरा एक्यूरेट होगा। तो वो डिटेल एस्टिमेट के बारे में बात होगा। और ये एक ऐसा एस्टिमेट होगा जिसमें हम लोग सारा साइज को इंच बाई इंच मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं, मीटर में मापते हैं और उसके बाद इसका मेजरमेंट तैयार करते हैं। मोड ऑफ मेजरमेंट जो होगा वो ये बताएगा कि अगर मान चलिए आपको बिल्डिंग की प्लास्टरिंग करवानी है ना, बिल्डिंग की पुताई करवानी है, मान चलिए आपको ये जैसे कि एक कलर करवाना है बिल्डिंग का, तो आप इसके लिए क्यूबिक मीटर में तो नहीं निकालने जाओगे कि है ना 10 मीटर क्यूब कलर करना है, ऐसा तो नहीं कहोगे कि इतना सिस्टम है दीवार का, इतना सरफेस एरिया है, तो सरफेस एरिया के आधार पर आप उसको मापोगे। तो अगर मान चलो आपको कहेगा कि नहीं कितना कंक्रीट लगेगा, तो आप मीटर क्यूब में बताओगे, क्यूबिक मीटर में बताओगे। इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट मेजरिंग यूनिट होता है और वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि BIS के द्वारा फिक्स कर दिया गया है। उसी चीज़ के बारे में हम लोग मोड ऑफ मेजरमेंट में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ ये जो है यूनिट नंबर 4 प्रोसीड्योर फॉर प्रिपेयरिंग डिटेल्ड एस्टिमेट। तो डिटेल एस्टिमेट का जो सिस्टम होगा उसको कैसे बनाते हैं इस बात की जानकारी हमको इसमें मिलेगी, है ना, यूनिट नंबर 4 में प्रोसीड्योर फॉर प्रिपेयरिंग डिटेल एस्टिमेट, यानी कि डिटेल एस्टिमेट तैयार करने की क्या क्या विधियां हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिससे डिटेल एस्टिमेट तैयार होंगे। उसके लिए ये प्रोसीजर है। इसमें क्या क्या प्रोसेस होगा, लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। तो लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आती है स्टूडेंट यूनिट नंबर 5 रेट एनालिसिस, है ना। तो किसी भी बिल्डिंग को अगर आप खर्च निकालना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे ब्रिक ईंट कितने रुपए बिक रहा है, या फिर ये भी पता होना चाहिए कि सीमेंट कितने रुपए बिक रहा है, कितने रुपए बैग बिक रहा है। तो इस प्रकार से क्या होगा कि उस केस में हर एक डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट अमाउंट होती है, पैसे की डिफरेंट रेट होती है। तो उस रेट का एनालिसिस होना चाहिए, है ना। तो हर एक ज़िले में क्या होता है, ज़िले में डिस्ट्रिक्ट रेट शेड्यूल रखा होता है, आप उसको लेकर रेट एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे तो एक विशेष रेट एनालिसिस को फॉलो करेंगे और रेट एनालिसिस करेंगे। तो इस प्रकार से ये 5 यूनिट है और ये 5 यूनिट में लगभग हमको लगता है कि ये सारा यूनिट हम लोग है ना बहुत जल्दी कवर कर लेंगे, क्योंकि इसमें क्या है कि बच्चों को जोड़ घटाव गुणा भाग इस तक ही सीमित रखना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मतलब कि सिर्फ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। नो एनी मोर लॉजिक, ओनली द रूल्स ऑफ ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स विल बी देयर विथ यू। सो वी विल डील with these all 5 units in the further lectures and try to connect with my polytechhub.com का जो मेरा YouTube चैनल है उस पर कनेक्ट रहिए। और इसके साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास हमारा जो पॉलिटेक हब का सिस्टम है उसके लिए हम लोगों ने है ना ये बनाया है, ऐप बनाया है। और ऐप बनाने के बाद ऐप पर सारा लेक्चर अपलोड किया जाएगा। उसके बाद आपको लेक्चर मिलने भी लगेगा। उसके बाद क्या करना है मेरे छात्रों
क्या करना है, अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है ना, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है ना, वो क्या है 9137073346। तो ये जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर क्या कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और कोई भी समस्या आपको होती है सिविल इंजीनियरिंग में तो आप पूछ सकते हो। 9137073346 ये मेरा नंबर है। मेरा नाम है SK ठाकुर, SK ठाकुर, हाँ ना, ये SK ठाकुर मेरा नाम है। आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी है, अब कॉल भी होता है इस पर, तो आप इसको ये कर लीजिएगा, हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं आप, ठीक है, 5th सेमेस्टर की रिगार्डिंग। रही बात हमारे पॉलिटेक हब जो ऐप है उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप उसमें ज्वाइन हो जाओ, है ना। और आप ये जान लो कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है 5th सेमेस्टर का उसको मैं ही पढ़ाने वाला हूँ, और ये मैं पूरी दावे के साथ कहता हूँ कि आपका सिलेबस सिस्टम ही नहीं, आपका जो SSC JEE का तक का सिस्टम हम कवर करेंगे, है ना। हम कभी बच्चे की स्टडी के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करना चाहते हैं। बच्चा अगर अच्छा से पढ़ेगा तो पैसा नहीं भी देगा तो भी चलेगा, बच्चे की हेल्प होनी चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि स्टडी एक ऐसा जोन है, लर्निंग टीचिंग एक ऐसा जोन है जिसमें बच्चा को तो फायदा होता है, उससे 2 गुना 4 गुना ज़्यादा टीचर को फायदा होता है। उसमें पूरा ज्ञान का विकास होता है टीचर्स में, है ना। बच्चे तो ज्ञान लेते ही हैं, इसीलिए टीचर्स क्या कर रहे हैं इसको बच्चे को नहीं देखना चाहिए, बच्चे को देखना चाहिए कि उसको मिल क्या रहा है ना। तो आप एक स्टूडेंट है, और स्टूडेंट होने के नाते आपका ये पूरा सिस्टम बनता है कि आपको जहाँ समझ में आता है वहीं पढ़िए, जो समझ में आता है वही कीजिए, अपने समझ के खिलाफ कुछ नहीं कीजिए, ठीक है। और रही बात मेरे ऐप की, तो ऐप पर हम सारा लेक्चर देंगे, उसके अलावा यूट्यूब पर भी लेक्चर मेरा जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग हमसे जुड़े रहिए। और मेरा नाम अभी आप देख रहे हैं SK ठाकुर है, और 5th सेमेस्टर में सिविल इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाता हूँ। मैं 3rd सेमेस्टर के लिए भी पढ़ाता हूँ, तो 3rd सेमेस्टर का चीज़ आप नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आप 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। अगर आप जो 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, जो कि न्यू कॉमर्स हैं, न्यू स्टूडेंट्स हैं, उनके पास क्या है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट नाम का उसमें दिक्कत है ना। बच्चे के साथ बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि उसने क्या है 4th सेमेस्टर में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नाम का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, बहुत कम पढ़ा है, क्योंकि SPT ने इसका एग्जाम लिया नहीं, है ना। इसी के कारण क्या हुआ, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट जो है SOM उसने नहीं पढ़ा। तो क्या करूँगा मैं, SOM का भी मैं, ऐसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ना है तो मैं पढ़ा रहा हूँ SOM यानी कि मॉस। तो आपको हम मॉस का लेक्चर देंगे, वो देंगे जो कि ज़रूरत रहेगा। मॉस का लेक्चर वो वही दिया जाएगा जिसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी, जैसे कि थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में पड़ेगी, है ना, स्टील डिजाइन में पड़ेगी, तो उसमें मॉस का लेक्चर देंगे। आप लोग हमसे जुड़े रहिए, हम आपको मॉस का भी लेक्चर देंगे, लेकिन A to Z नहीं देंगे, वही देंगे जिसकी ज़रूरत होगी, है ना। तो स्टूडेंट्स, एक तरीके से कहा जाए तो मॉस एडवांस में बच्चों को मिलेगा। और फिलहाल रही इस बात की, तो आप एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के अगले लेक्चर में हमसे ज़रूर मिलिएगा। मेरा polytechhub.com का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, जो कि इस पर सब्सक्राइब करने से बहुत फ़ायदा मिलने वाला है ना। हर एक लेक्चर का नोटिफिकेशन जाएगा। उसके अलावा वो जो क्या बोलते हैं रेड आइकन होता है, उसको घंटे का बटन बोलते हैं ना, उसको दबा के, है ना, गर्दा छुड़ा देना, है ना। ऐसे मान चलो ये रेड आइकन का बटन है ना, घंटा का बटन, उसको दबा के एकदम गर्दा छुड़ा देना, ठीक है। फिलहाल मिलते हैं आने वाले लेक्चर्स में, धन्यवाद।